नमस्कार साथियों, चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी की दूसरी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उन भाग में क्या है और उन अनुसूचियों में क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे भाग क्या है, अनुसूचियाँ क्या हैं, और इसके अलावा एक और शब्द होता है आर्टिकल्स, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद क्या है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग भाग से। तो लिखते हैं भाग। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। दूसरा शब्द हमने बोला था अनुच्छेद, इसको बोलते हैं आर्टिकल्स। और तीसरा शब्द है जिसे बोलते हैं अनुसूची, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं शेड्यूल। तो भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है और अनुसूची क्या है। तो सबसे पहले क्या है, भारत का संविधान एक किताब है, एक लिखित दस्तावेज है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। मतलब क्या, लिखा होगा तो किसी फॉर्म में होगा, तो किस फॉर्म में होगा, बुक के फॉर्म में होगा, यानी किताब की तरह है। तो भारत का संविधान एक किताब है। तो जैसे किताब में, बुक में बाकी चीज़ें लिखी होती हैं, वैसे ही संविधान में भी लिखा होगा। हालांकि यह सामान्य किताब की तरह नहीं है, क्योंकि यह किसी देश को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इकट्ठा या संहिताबद्ध किए गए नियमों का संग्रह है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि बाकी किताब और इस किताब में क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाग क्या है, यानी पार्ट्स क्या होते हैं, संविधान के पार्ट्स क्या हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है भाग का। तो जैसे हम लोग लेते हैं एक सामान्य किताब, तो सामान्य किताब की अगर आप इंडेक्स में जाएंगे तो लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7। उसके आगे इंडेक्स में लिखा होगा चैप्टर का नाम, नेम ऑफ चैप्टर। तो चैप्टर का नाम लिखा होगा कहाँ पर, उसके आगे, यानी बुक का इंडेक्स है। मतलब बेसिकली ये सब क्या है, चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे चैप्टर्स होते हैं। तो एक बुक में ये चैप्टर होते हैं, चैप्टर का कुछ नाम होता है। फिर क्या करेंगे, अगर जैसे हम चैप्टर 1 ओपन करें और चैप्टर 1 की बुक देखें पूरा डिटेल, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर चैप्टर 1 का टाइटल लिखा होगा, और यहाँ पर अगर वो बुक पॉइंट वाइज लिखी है, जैसे बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें पॉइंट में लिखा होता है, पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 ये है। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4 करके बुक में लिखा होता है। तो इस तरह की बुक आपने देखी होगी, मतलब जितनी भी बुक होती हैं लगभग इसी पैटर्न पे होती हैं, कुछ जिसमें डिटेल लिखा होता है, उसमें 1 2 3 नहीं करके पैराग्राफ में लिखा होता है। इसमें क्या है, 1 2 3 करके लिखा है। अब 1 2 3 करके क्यों लिखा गया है इस वाली बुक में, यानी संविधान वाली बुक में ये चीज़ 1 2 3 करके लिखी गई है, और हर चैप्टर का एक टाइटल है। तो हर जो चैप्टर है, जैसे हर बुक में चैप्टर होती है, वैसे ही संविधान में भाग है। तो संविधान में चैप्टर का मतलब संविधान में भाग। तो संविधान जैसे एक बुक में चैप्टर, वैसे ही संविधान में भाग। तो सवाल ये है कि कुल कितने भाग हैं, तो संविधान में ऐसे ही 22 चैप्टर हैं या 22 भाग हैं। अब 22 चैप्टर का, हर चैप्टर का अपना एक टाइटल होगा। तो हर चैप्टर का जो टाइटल होगा ना, वहीं से क्वेश्चन पूछता है कि चैप्टर यानी पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। ऐसे ही पार्ट 22 तक वो पूछेगा, 22 पार्ट्स पूछेगा। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। दूसरा, अब ये आर्टिकल्स क्या है, तो ये जो पॉइंट वाइज अभी हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 करके, यानी चैप्टर के अंदर पॉइंट्स में लिखा है। तो चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स में लिखा है, इसी को बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं एक चैप्टर के अंदर, मतलब चैप्टर को हमने क्या कहा, पार्ट के अंदर पॉइंट्स में कुछ लिखा है, उसे हम कहेंगे अनुच्छेद। ये जो पॉइंट्स में लिखा है अनुच्छेद है। ऐसा ही अगर आप पढ़ेंगे CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या IPC, इंडियन पीनल कोड, तो उसमें धाराएं होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा धारा 302, 309, ये सब धाराएं हैं। तो इसको वैसे तो नॉर्मली हम लोग धारा कह सकते थे, हम लोग मतलब अभी अगर संविधान में ऐसा लिखा होता तो, लेकिन जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसके लिए धारा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि धारा की जगह पे कौन सा शब्द यूज किया, अनुच्छेद। अनुच्छेद क्यों यूज किया, क्योंकि जो UN का
यूएन का चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, उस संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में धारा की जगह पे आर्टिकल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुच्छेद। ठीक, तो अनुच्छेद क्या है? उस चैप्टर के अंदर लिखे गए क्या 1 2 3 4 करके पॉइंट्स, मतलब बेसिकली धाराएं क्या हैं, वो अनुच्छेद हैं। तो आपके समझ में दो चीज़ें आ गई, क्या क्या? एक तो भाग क्या है, भाग का मतलब चैप्टर। संविधान को क्या किया गया, 22 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, कुल 22 भाग हैं, और उन चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें पॉइंट्स वाइज लिखी हैं, धारा वाइज लिखी हैं, उनको बोलते हैं हम लोग अनुच्छेद। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए इसमें चैप्टर 1 है, कोई बुक है जिसमें चैप्टर 1 है और उसमें लिखा है 1 2 3 4 करके चार पॉइंट लिख दिए गए। फिर क्या होता है, अगर आप चैप्टर 2 में जाएंगे तो फिर 1 2 3 4 करके होगा। ठीक, लेकिन अब चूँकि क्या है कि अगर 1 2 3 4 कर दें तो इसमें समस्या क्या है, अगर मान लिया आपको फंडामेंटल अधिकार पता करना है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, मौलिक अधिकार कहाँ है, और मौलिक अधिकार में ये वाला मौलिक अधिकार कहाँ है, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे पहुँचना है, तो 1 2 3 4 करके लिखेंगे तो क्या समस्या है, समस्या समझिए। ठीक, तो 1 2 3 4 में क्या समस्या है, 1 2 3 4 में समस्या ये है कि अगर मान लिया चैप्टर 1 हमको पता है कि ये है, उसके साथ हमको क्या याद करना होगा कि अगर मौलिक अधिकार हमें पता करना है तो पहले तो हमें उसका पार्ट याद होना चाहिए कि इस पार्ट में है और इस पार्ट में ये चौथा या पाँचवा करके है, तो बड़ा कठिन हो जाता। ऐसे क्या होगा कि अगर एक ही साथ है तो एक साथ में क्या कंडीशन होगी, एक साथ में क्या कंडीशन होगी कि वो सब बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्या है, मतलब जैसे पार्ट 1 में अगर 4 आर्टिकल हमने यूज कर लिया तो जब पार्ट 2 में जाएंगे तो ये आर्टिकल बढ़ता हुआ 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10, इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा। और इसीलिए क्या होगा, सारे 22 भाग में 22 भाग को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास जो अनुच्छेद होंगे वो हो जाएंगे 395। तो 395 क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स या आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो अगर संविधान में पूछा जाए कितने आर्टिकल या अनुच्छेद हैं तो 395। ठीक है, मतलब अभी कुछ बढ़े भी हैं लेकिन अभी उस पर हम लोग बाद में आएंगे ना। फिर तीसरा शब्द आता है अनुसूची। शेड्यूल क्या है, तो शेड्यूल क्या है, जैसे शेड्यूल का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब समझिए, लिस्ट। ठीक है, देखिए अनु, दो शब्द बना है ना, अनु और सूची। अनु का मतलब होता है पीछे, जैसे होता है अनुचर, अनुगामी। सूची का को कहते हैं लिस्ट। ठीक है, जिसमें चीज़ें दी हुई, तो मतलब ऐसी सूची जो संविधान के पीछे लिखी गई है, संविधान के पीछे लिखी गई है। मतलब क्या है, मतलब इसमें कुछ लिस्ट होगा। क्या लिस्ट होगा, जैसे जैसे आपको पता है कि भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं, 28, 22 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, अब देखिए, अब संविधान में अगर हमको इसको लिखना हो, जैसे मान लिया कि पहला भाग, संविधान का पहला भाग जिसमें संविधान के क्षेत्रों की बात की गई है, अब उसमें राज्य भी, सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी उसके क्षेत्र हैं। अब उसमें मामला क्या फंसेगा, अगर हम यहीं पे अनुच्छेद 1 में सारे राज्यों का नाम लिखना शुरू कर दें, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब लिखना शुरू कर दें, तो होगा क्या कि अनुच्छेद 1 जो कि कानून, बेसिकली कानून के लिए किताब लिखी गई है, अब उसमें आप लिख रहे हैं राज्यों के नाम, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, एक लिस्ट बना दी गई। हर किताब में आपने देखा होगा कि एक स्टार बना के छोड़ देते हैं और लिखा होता है यहाँ पर देखें, तो जहाँ पर स्टार लगा दिया गया इसका मतलब क्या है, जैसे लिखा होगा कि भारत के राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य लिखा होगा। अब भारत के राज्य के बाद क्या लिखा लगा दिया होगा, स्टार। अब स्टार का मतलब क्या है कि वो कहीं पीछे कहीं टंगा होगा। तो मतलब आप क्या करेंगे, इस वाली लिस्ट में जाएंगे और भारत के सारे राज्यों के नाम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सारे यूनियन टेरिटरीज के नाम मिल जाएंगे। तो एक साथ में आपको बेसिकली वो लिस्ट बताएगी किसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इस लिस्ट में क्या है, कहाँ पर क्या है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग संविधान के 22 भाग और अनुसूचियाँ और अनुच्छेद, ये तीनों एक साथ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं और टेबल में क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे पार्ट यानी भाग। उस भाग में मैंने क्या कहा था, एक भाग में कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो उस भाग में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हमने क्या कहा था, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। और
तीसरा है अनुसूची। अनुसूची मतलब शेड्यूल। तो ये 3 बेसिकली आज की क्लास में हमको समाप्त करना है, ठीक है। तो भाग कैसे लिखा गया, भाग 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, इसको समझने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की क्लास आपकी आखिरी क्लास हो, जिसके बाद आपको कभी भी किसी और वीडियो की आवश्यकता ना पड़े भाग पढ़ने के लिए या समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस किताब में या कैसे लिखा गया है या आपको लिखने को कहा जाए। जैसे आप भी संविधान लिख सकते हैं, तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको संविधान लिखना है, ठीक है, वैसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपके लिए ड्राफ्टिंग का काम नहीं पहले ही BN राव ने कर दिया था। तो BN राव ने संविधान ड्राफ्ट कर दिया था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक क्या बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर अंबेडकर। तो उन्होंने जो बाकी बचा खुचा काम था वो सारा निपटा दिया। तो हमें क्या करना है, बस पढ़ना है, लिखना कुछ नहीं है। लेकिन आप लिखते तो कैसे लिखते, उस आधार पे हम लोग आते हैं। तो आधार क्या था, तो सबसे पहले संविधान किसके लिए लिखा गया, भारत के लिए। तो भारत क्या है, बेसिकली एक राज्य है। भारत एक राज्य है, मतलब क्या है, भारत एक स्टेट है। और अंतिम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक स्टेट के 4 तत्व होते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट के 4 तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले उसका होता है भूभाग, मतलब जियोग्राफिकल एरिया। अब राज्य होने के लिए या स्टेट होने के लिए ज्योग्राफी तो होनी ही चाहिए। किसके ऊपर आप शासन करेंगे, अंतरिक्ष में आप रुक नहीं सकते, अभी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता आगे बढ़ेगा, शायद हम लोग अंतरिक्ष में भी रहना स्टार्ट करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो अभी जो राज्य होगा उसके लिए एक भूभाग चाहिए ही चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उस भूभाग पर, अब मान लिया आपको ज़मीन दे दी गई, ये भूभाग है, आप अपना राज्य बना लीजिए। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कुछ जनता भी तो होनी चाहिए। सपोज आप राजा हो गए तो जनता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कुछ जनसंख्या होनी चाहिए या फिर पॉपुलेशन होनी चाहिए। राज्य के लिए पॉपुलेशन होना चाहिए, ये जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा जो शब्द है, तीसरा तत्व है, वो है सरकार। अब ये भी है, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन सरकार नहीं है, ठीक है, तो भी वो राज्य नहीं कहलाएगा। यानी तीसरा जो तत्व है, तीसरा एलिमेंट है, वो है गवर्नमेंट। और जो चौथा एलिमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। जो सरकार हो वो संप्रभु होनी चाहिए। एक बार फिर से जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं ना ये चीज़ें हैं क्या। तो भूभाग का मतलब समझ में आया। तो जैसे भारत की बात करें अगर, तो भारत का भी एक भूभाग है, मतलब भारत उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक या ग्रेट निकोबार तक। तो ग्रेट निकोबार तक भारत का भूभाग फैला हुआ है, तो निश्चित है उसका एक डेफिनेट एरिया है। तो क्या भारत की कोई जनसंख्या भी है, तो भारत की एक जनसंख्या है 135 करोड़ लगभग। और भारत में एक सरकार है, हाँ भारत की एक सरकार भी है। और भारत की सरकार जो है वो संप्रभु है या नहीं है। तो संप्रभु है या नहीं है, इसका मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब होता है कि आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब आपके घर के अंदर भी चलती हो, घर के बाहर भी चलती हो। इसका मतलब ये है कि अगर भारत सरकार ने कोई डिसीजन लिया और डिसीजन लिया अपने देश के लिए कि हम दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ या अमेरिका के साथ कैसे संबंध रखेंगे, ये डिसीजन लेने का, ये निर्णय करने का अधिकार अगर भारत सरकार के पास है, तो हम कहेंगे कि भारत सरकार एक्सटर्नली सॉवरेन है। मतलब बाह्य रूप से संप्रभु है। मतलब बाहर के लिए हम निर्णय क्या लेंगे, इसके मालिक हम खुद हैं। सॉवरेनिटी का मतलब सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी। अगर हम अपना निर्णय लेने में खुद स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सॉवरेन हैं। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हो गई। ये 2 तरह की सॉवरेनिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब अपने देश के अंदर
का मतलब क्या है कि देश में देखिए बहुत सारी ताकतें होती हैं, कुछ धार्मिक ताकतें होंगी, कुछ लोग प्रेशर ग्रुप्स होंगे, कुछ पैसे वाले लोग होंगे, पूंजीपति लोग होंगे, तो वो सब क्या होंगे अपना राज्य चलाने का प्रयास करेंगे। तो भारत के संविधान में क्या है, कोई कुछ भी हो चलेगी किसकी, सरकार की। तो सरकार संप्रभु तब मानी जाएगी जब वह अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने की क्षमता रखती हो, ठीक है। अगर उसके अंदर निर्णय लेने की कैपेसिटी है तभी वो क्या बनेगी, संप्रभु सरकार बनेगी। तो ये हो गई आपकी क्या, संप्रभुता। तो एक राज्य में 4 चीज़ें होनी चाहिए, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और सरकार जो हो वो संप्रभु हो, ठीक। अब अगर इसी आधार पर आपसे कहा जाता कि आप संविधान लिखिए, ठीक है, अब आपको काम सौंपा गया, आपको संविधान लिखना है, तो आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्योंकि भारत राज्य है, भारत के लिए आपको संविधान लिखना है ना, अपने लिए नहीं लिखना है। तो भारत के लिए अगर आप संविधान लिखेंगे तो भारत के इस सिस्टम को, राज्य होने के सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करते करते आपका संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, अगर आपसे कहा जाता कि भाग 1 लिखना है आपको, भाग 1 पार्ट 1, तो अगर आपसे बोला जाए कि पार्ट 1 लिखना है, तो पार्ट 1 का टाइटल आप क्या रखते हैं, जाहिर सी बात है क्या, जो भारत का जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब इससे रिलेट करके कुछ लिखते। लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संविधान, और संविधान में क्या है, नियम। संविधान का मतलब देश को चलाने का सर्वोच्च नियम। तो हम यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया लिखेंगे, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ से यहाँ तक, नहीं। भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में भारत सरकार का अन्य राज्यों के साथ क्या संबंध है, और भारत का क्षेत्र कहाँ तक एक्सटेंडेड है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कहा जाता आप लिखिए, तो क्या लिखते, सबसे पहले भारत सरकार और उसका राज्य क्षेत्र की बात करते कि भारत का भी क्या है, अपना राज्य क्षेत्र है। तो क्या लिखेंगे, जो भाग 1 है, भाग 1 जिसने भी लिखा उसने कुछ यही आइडिया फॉलो किया और लिखा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ के लिए शब्द यूज किया गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1, ठीक है। अब आर्टिकल में आते हैं, मतलब इसका जो टाइटल है ना बुक में चैप्टर 1 का टाइटल क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, हमने पढ़ा था पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स को क्या कहते थे, अनुच्छेद। अब अनुच्छेद कौन कौन सी इसमें होंगी, तो इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो संविधान का भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद, 1 से लेकर 4 तक, कुल 4 अनुच्छेद, ठीक। तो क्या कोई अनुसूची इसमें है, तो देखिए ध्यान से, लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत होगा। अब आपको पता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके बारे में उनकी लिस्टिंग कहाँ पे होगी, उनका लिस्ट कहाँ होगा, कि अगर हमको पढ़ना हो कि भारत के राज्य कौन कौन से हैं, हमको नहीं पता है, तो हमें संविधान से कैसे पता चलेगा। तो संविधान के कानून वाले भाग में नहीं लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, जो लिस्ट है, हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या है, उसके साथ एक लिस्ट है। तो अनुसूची 1 में क्या लिखा है, स्टेट्स, मतलब राज्यों के नाम लिखे होंगे, और क्या लिखा होगा, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे होंगे, मतलब राज्यों के नाम, और केंद्र शासित प्रदेश के नाम कहाँ लिखे होंगे, लिखे होंगे, क्या लिखे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो सारे राज्यों के नाम लिखा होगा और सारे केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखा होगा, कहाँ पर, अनुसूची 1 में। अब आपको राज्यों का नाम पढ़ना है तो आपको कहाँ जाना है, संविधान की अनुसूची 1 में, वहाँ पर आपको सारे राज्यों का नाम मिल जाएगा और सारे केंद्र शासित प्रदेशों का नाम मिल जाएगा। तो ये था आपका भाग 1, और भाग 1 का क्या, 4 आर्टिकल हैं उसमें, और उसी के बारे में, उन राज्यों के बारे में कहाँ पर लिखा है, अनुसूची 1 में। अब आते हैं हम लोग, ये क्या हो गया हमारा ज्योग्राफिकल एरिया। इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना, इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपका पूरा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाग 1 रब कर दे रहे हैं, अब लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि स्पेस कम है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखी जा सकती, इसलिए थोड़ी सी क्या है, समस्या है ना। अब आते हैं भाग 2, पार्ट 2। अब भाग 2 क्या होगा, अब आपने ज्योग्राफिकल एरिया बता दिया, इतने राज्य, इतने क्षेत्र, ये सब है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जनसंख्या की बात करेंगे, पॉपुलेशन, ठीक। तो जनसंख्या का मतलब यहाँ पर किसकी जनसंख्या की बात बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, नागरिकों की, इंसानों की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो मनुष्यों की जनसंख्या है, ठीक। अब मनुष्यों की जनसंख्या क्या हम बताएंगे कि जनगणना करके ये बता देंगे इतने लोग हैं, ठीक है। संविधान है और एक इसकी किताब है कानून की सर्वोच्च बुक है। अगर ये सर्वोच्च बुक है तो इसमें ये बता देना कि इतने लोग भारत में रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा, ज्योग्राफी नहीं है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, संविधान ये बताएगा कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं, वो किस तरह के हैं, क्या वो कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं, मतलब कानूनी मान्यता देना किसका काम है, संविधान का। तो कानूनी मान्यता कैसे देगा, तो संविधान जो लोग हैं उनको दो नज़रिए से देखता है। एक नज़रिया उसका होता है नागरिक और एक नज़रिया होता है उसका निवासी। नागरिक के लिए जो इंग्लिश में शब्द यूज होता है दैट इज़ सिटीजन, और निवासी के लिए शब्द यूज होता है रेजिडेंट का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो भारत की धरती पर रहता हो, वो रेजिडेंट हो गया। अब कोई मान लिया अफगानिस्तान से आ गए, वो भी इंडिया में रह रहा है, तो इंडिया का क्या है, वो रेजिडेंट है। अमेरिका से आके इंडिया में रह रहा है, तो इंडिया का क्या है, वो रेजिडेंट है। ऐसे ही जब ये रेजिडेंट, अब हम लोग भी जो इंडिया में जो पैदा हुए हैं वो लोग भी इंडिया में रह रहे हैं, तो वो भी इंडिया के रेजिडेंट हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ हमारे में और जो दूसरे देश के, जो एलियन कंट्रीज के देश हैं उनमें और हमारे में अंतर क्या है, ठीक। तो अंतर ये है कि हम लोग क्या हैं, यहाँ पर लीगली रह रहे हैं। लीगली का मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग इलीगली रह रहे हैं, लीगली का मतलब ये है कि हमें संविधान द्वारा कुछ मान्यता मिली है और हम यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, ठीक है। मतलब संविधान ने हमको मान्यता दी है, और संविधान अगर मान्यता देगा तो आप वहाँ के हो जाएंगे, उस भू क्षेत्र के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। तो नागरिक और गैर नागरिक में क्या अंतर है, नागरिकों को कुछ अधिकार भी मिलता है, कुछ कर्तव्य भी मिलता है। कुछ कर्तव्य भी हैं, अब नागरिक हैं तो आपके कुछ अधिकार भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं। लेकिन जो गैर नागरिक होंगे वो बस रह के चले जाएंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो एक नागरिक होने का फ़ायदा क्या है, संविधान ने अगर आपको आइडेंटिफाई किया है तो आपको क्या करेगा, कुछ अधिकार देगा नागरिक के रूप में और कुछ आपको कर्तव्य भी बताएगा। अब इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों की बात हम लोग करेंगे आगे के पार्ट्स में। तो ये हो गया क्या, नागरिक। तो भाग 2 में किसके बारे में वर्णन होगा, पॉपुलेशन में जो जिनको मान्यता दी है संविधान ने, यानी नागरिकता के बारे में, मतलब संविधान के द्वारा आपको कैसे नागरिकता मिलेगी और कैसे आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। यानी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लैप्स ऑफ सिटीजनशिप या लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, यानी आप भारत के नागरिक कैसे बनेंगे और कैसे आपकी नागरिकता चली जाएगी, इसका प्रावधान कहाँ पर होगा, भाग 2 में। अब भाग 2 में भी कुछ आर्टिकल्स होंगे। तो भाग 1 में हमने आर्टिकल कहाँ ख़त्म किया था, 1 से लेकर 4 तक। तो इसके बाद स्टार्ट होगा क्या, 5, 4 के बाद 5 आता है, और 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है वो कहाँ पर लिखा होगा, भाग 2 में। यानी अगर पूछा जाए नागरिकता वाला आर्टिकल कहाँ तक है या भाग 2 वाला आर्टिकल कहाँ तक है, तो 5 से लेकर 11 तक। आज इसके लिए क्या कोई अनुसूची है, तो नागरिकों के लिए कोई लिस्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कोई लिस्ट इसके लिए नहीं दी गई है कि इसमें कोई अनुसूची नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाग 3। अब देखिए जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनसंख्या में नागरिक हो गए। अब नागरिकों के लिए हमने बात की थी क्या, कुछ नागरिकों के अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए नागरिक होने का, जैसे हम लोग पहले क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, मतलब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो अब वो चले गए तो हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिली का मतलब हम सिटीजन बने, नागरिक बने, तो हमें कुछ अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पास कोई अधिकार था नहीं। अब हमको क्या चाहिए, अधिकार।
ठीक है। अधिकार चाहिए मतलब हम सबको, पूरे देश को। तो जो संविधान निर्माता थे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, एक संविधान सभा थी और उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तो अब भाग 3 में किसके बारे में बात की जाएगी, ये जो नागरिक आपने लिए हैं, ठीक है, मतलब ये जिन लोगों को आपने भारत का नागरिक माना है, वो नागरिक होने का फ़ायदा क्या है। तो फायदे पे बात हुई तो ये हुआ कि हमें क्या करना है, अपने नागरिकों को, चूँकि इतने दिन से बेचारे गुलाम रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या करना है, अधिकार दे देना है। तो फिर अधिकारों की बात हुई कि हमें अपने नागरिकों को अधिकार देना है। तो जब अधिकारों पर चर्चा हो रही थी तो ये हुआ कि अपने नागरिकों को हम कौन कौन से अधिकार दें। ठीक, तो एक समिति बनी थी, एक कमेटी थी, जो कमेटी थी मौलिक अधिकारों पर एक कमेटी बनी। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और इस समिति के अंदर जो है एक उप समिति बनाई गई। अच्छा, ये पूरे मौलिक अधिकारों पे, मतलब अपने नागरिकों को हम लोग क्या क्या अधिकार देंगे, ये पूरी बात कहाँ पर हो गई, मौलिक अधिकारों में। अब कौन कौन सा अधिकार देंगे ये लिखना भी तो पड़ेगा। तो उस अधिकारों को लिखने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक उप समिति बनवा दी, सब कमेटी बनवाई, और उस सब कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। तो JB कृपलानी उस उप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि किस पर बना था, मौलिक अधिकारों पर। इनका बेसिक काम क्या था, मौलिक अधिकारों को लिखना। संविधान के लिए मौलिक अधिकारों को लिखना किसका काम था, JB कृपलानी की उप समिति का। अब इनसे बोला गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखना शुरू किया, कृपलानी साहब ने, मतलब इनकी पूरी टीम ने। तो इन्होंने क्या किया, 2-3 सोर्स लिए। एक सोर्स तो जो अधिकारों की बात करते हैं, सबसे पहले तो अधिकार दिए गए कहाँ पर, अधिकारों का घोषणा पत्र यानी मैग्ना कार्टा सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया, ठीक है। उसके बाद जो लिखित रूप में दिया गया अधिकार वो था USA के संविधान में। तो मौलिक अधिकार में क्या था, लिखित रूप से दिया गया क्या, सबसे पहले USA के संविधान में। तो USA के संविधान से हमने क्या किया, मौलिक अधिकारों को नकल करने का प्रयास किया। मतलब नकल क्या, विचार पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। तो अच्छे विचार हमें कहीं से मिलेंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो USA के संविधान से हमने क्या किया, मौलिक अधिकारों को कॉपी किया। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था मानवाधिकार पर, वहाँ पर भी क्या थे, कुछ अधिकार लिखे थे। मानवाधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो हमें मनुष्य होने के कारण प्राप्त होने चाहिए, जिससे हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो वो सारे अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी जनता को या हमारे नागरिकों को देने का प्रयास किया और देने का सोचा। इसलिए इन्होंने क्या किया, उनके मौलिक अधिकारों पर एक अच्छी सी समिति बनाई, और उसको क्या काम दिया कि आप जितने भी मौलिक अधिकार आपको लगते हैं कि देना चाहिए वो सारा आप लिख लीजिए। तो इस समिति ने क्या किया, कुछ USA के संविधान से कॉपी किया और कुछ UN के चार्टर से कॉपी कर लिया, और कॉपी करके लगभग ठीक है बहुत सारे क्या किए, अधिकार लिख डाले। अब इन्होंने अधिकार बहुत ज़्यादा लिख दिए। किसने, कृपलानी साहब ने। अधिकार ही अधिकार, ठीक है। अब स्थिति समझिए ना, थोड़ी सी इंडिया की स्थिति समझते हैं। अधिकार लिख दिया गया। अधिकार क्या है, अधिकार की आप मांग कर सकते हैं। अधिकार वो चीज़ है जिस पर आप दावा कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अधिकार नहीं मिला तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। तो भारत की स्थिति 1947 में क्या है, उसके पास रिसोर्सेज का अभाव है, संसाधनों की कमी है। तो भारत के पास अगर संसाधनों की कमी है और हमने क्या लिख दिया, रोजगार का अधिकार, ठीक है, जो कि आज भी नहीं दे पा रहे हैं। तो रोजगार का अधिकार कहाँ से देगी, जिस सरकार के पास संसाधन ही ना हो, उससे अगर आप ये अपेक्षा करें कि सभी लोगों को रोजगार मिल जाए, तो 1947 में तो कम से कम ऐसा संभव नहीं था। तो इन्होंने कहा कि आपने लिखा है तो हम आपका कद्र करते हैं, लेकिन हम उसको अभी अधिकार के रूप में नहीं दे सकते हैं। तो ये गुस्सा आ गए, ये बोले तो हमसे लिखवाया क्या है, इतना मेहनत करके अगर हमने लिखा है तो फिर हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले लिखो तब जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि USA से इन्होंने कुछ कॉपी किया था। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, करीब जो है 60-70 देशों के संविधान को इन्होंने पढ़ा था।
तो उसी में से एक देश था जिसका नाम था, अब भी है, आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान को भी पढ़ा। तो आयरलैंड के संविधान में एक स्पेशल फीचर था। उसमें ये फीचर था कि कुछ ऐसे अधिकार हों, कुछ ऐसे अधिकारों की कल्पना की गई उसमें जो हम अपने नागरिकों को भविष्य में देंगे। तो हुआ क्या कि जो अधिकार इन्होंने लिखे थे ना, जेबी कृपलानी ने, जो उसको दो भागों में बांट दिया। अधिकार को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। दूसरे में कहा उसको कि ऐसे जो पहले भाग को रखा वो ऐसे राइट जो कि भविष्य में दिए जाएंगे, यानी फ्यूचर के राइट्स, भविष्य के अधिकार। ठीक, और ये जो भविष्य वाला अधिकार वाला पोर्शन था ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से, कि चलिए अभी हमारे पास सुविधा नहीं है, वो हम बाद में दे देंगे। तो इसमें कौन सा अधिकार दिया, तो देखिए इसमें कौन सा अधिकार, पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। अब देखिए पॉलिटिकल राइट के लिए आपको पैसे की या फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, धर्म को मानने का अधिकार दिया गया। अब इसमें सरकार को कोई खर्चा नहीं करना है। तो और ये ऐसे अधिकार हैं जो अगर आपको ना दिए जाएं, समानता का अधिकार सपोज आपको नहीं मिला, ठीक है, आप करोड़पति हैं, ठीक, कहीं गए समाज में, उसने कह दिया यहाँ का बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, आप 1 करोड़ लेके भी आपका कोई सम्मान नहीं है। तो समानता का अधिकार देने का फ़ायदा क्या होगा, आदमी एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएगा, सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएगा। तो ये अधिकार जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो क्या किए गए, तुरंत दे दिए गए। बाकी कौन से अधिकार बचे, इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, या सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, इन दोनों को क्या किया गया, भविष्य के लिए रख लिया गया कि जब हमारे पास होगा, जब सुविधाएं हमारे पास होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे, अपने नागरिकों को दे देंगे। तो अधिकार को क्या किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया। अब संविधान में अगर आपको लिखना होता कि कैसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो भाग कैसे उनको विभाजित किया गया, सारे अधिकारों को क्या किया गया, 2 भाग में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाता ना कि आप क्या करिए, उनको लिखिए, तो पहले आप कौन सा अधिकार लिखते, तो पहले आप कौन सा अधिकार लिखते, जाहिर सी बात है जो कि पहले हम नागरिकों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि नागरिकों को देना आवश्यक है, यानी फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब जो कि देना आवश्यक है, यानी मूल अधिकार है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो पहले हम क्या देंगे, मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमने क्या किया, अपने नागरिकों को दे दिया, ठीक है। क्यों दे दिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, इन्हें देने में कोई समस्या नहीं है, सुविधा है, और सुविधा के हिसाब से इनको हम दे सकते हैं। किस देश के संविधान से इन्फ्लुएंस था ये, तो यूएसए के संविधान से था, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल कौन कौन सा है, तो देखिए 5 से 11 हमने क्या पढ़ा है, सिटीजन्स के लिए, ठीक है, मतलब नागरिकता के लिए। उसके आगे 12 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 35 तक। 12 से 35 तक क्या जाएगा आपका, भाग 3 नागरिकता। तो भाग 3 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, ये आपका हो गया नागरिकों के लिए। अब देखिए पॉपुलेशन में क्या पढ़ रहे हैं, नागरिकों को क्या मिला, अधिकार। कौन से अधिकार, जो कि तुरंत वाले हैं, अभी मिलेगा, तुरंत मिलेगा अधिकार, जैसे संविधान लागू हुआ अधिकार मिलना शुरू। कुछ अधिकारों को क्या किया गया, इस तरह व्यवस्थित किया गया कि जब राज्य के पास सुविधा होगी तब वह क्या करेगा, उन अधिकारों को देगा, ठीक है। अब मतलब क्या है, जैसे अब कोई बाबा साहब आएंगे, वो क्या कहेंगे कि डीपीएसपी, मतलब इसके बाद वाला जो अधिकार है वो उस अधिकार की तरह है, मतलब उस बैंक की तरह है कि वो आपको पेमेंट तब करेगा जब उसके पास पैसा होगा, नहीं पैसा होगा तो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब कोई कहेगा, अब कौन कहेगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि किसने ऐसा कहा कि जो बाद वाले अधिकार हैं, मतलब कौन से अधिकार, भाग 4 वाले अधिकार। तो भाग 4 में कौन कौन से अधिकार हैं या क्या हैं, तो भाग 4 वाले की जो टाइटल है, हमने वो क्या पढ़ा था, बुक की टाइटल, उसका टाइटल है, उसको कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, मतलब क्या भैया, देखिए राज्य, कौन राज्य? भारत। अभी पढ़ा ना हमने, भारत राज्य है। तो भारत के नीति निर्देशक तत्व, यानी भारत सरकार को क्या कुछ ऐसे तत्व होंगे जो बताएंगे क्या, कि उन्हें कैसी नीतियाँ बनानी है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो भारत सरकार को ध्यान रखना होगा। कब? जब भारत सरकार क्या बनाती है, अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो पॉलिसीज में इन सिद्धांत को भारत सरकार को शामिल करना होगा। बेसिकली वो वही अधिकार थे जो भारत सरकार अपनी सुविधा के अनुसार जब भविष्य में नीतियाँ बनाएगी तो क्या करेगी, इसको शामिल कर लेगी। ये वाले अधिकार जो आपके थे ये भविष्य के अधिकार हैं और इनकी स्टार्टिंग है कहाँ से? 35 ख़त्म हो गया था, 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 तक हमने और भाग 4 तक हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो भाग 4 तक हमने क्या देख लिया कि हमने अपने नागरिकों को क्या दिया है, कुछ अधिकार दिया है। पार्ट 4, अब पार्ट 4 का एक ए है, पार्ट 4 का है या आ है। ठीक है, इसमें क्या है, तो देखिए इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, ठीक है, कब प्रधानमंत्री थी ये देख के बताइएगा ना। तो 1975 आपको याद होगा कि देश में लगी थी इमरजेंसी, आपातकाल लगा था। और आपातकाल में क्या हुआ, लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, यही अधिकार जो लोगों को मिले हैं। तो सबने कहा कि हमको क्या चाहिए, अधिकार। तो अब उन अधिकारों को समेटने के लिए क्या हुआ, लोग सड़कों पे उतर गए और बहुत ज़्यादा क्या हुआ, देश में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और मजबूरी में इनको क्या लगाना पड़ा, आपातकाल। तो आपातकाल लगाना पड़ा। तो इसके साथ इनके दिमाग में एक बात और आई, क्या बात आई, कि लोग तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और कर्तव्य की बात कोई नहीं कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्या अधिकार और कर्तव्य को एक साथ रखा जाए। ठीक, तो इस मुद्दे पर अब देखिए, कोई भी मुद्दा होगा तो सरकार खुद से डिसीजन नहीं ले लेगी, क्या करेगी, एक समिति बनाएगी। तो एक समिति बनाई गई और उस समिति के जो हेड थे, मुखिया थे, वो एक सरदार जी थे। ठीक है, सरदार जी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह इंदिरा जी के काफ़ी खास थे। तो इनसे बोला गया कि आप एक समिति बनाइए और फिर आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उन्होंने कहा कि अधिकार तो ठीक हैं, लेकिन नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, कि अगर आप ये कर्तव्य ना करें, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारों की भी मांग ना कर पाएँ। तो भाग 4 में क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का जोड़ा गया और उसमें बात की गई कि नागरिक क्या क्या कर्तव्य अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करेंगे। तो इसे बोला गया मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहाँ पर है, ये एक ही आर्टिकल में है, वो है 51 का ए। ठीक, ये पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। बाद में अगर कोई चीज़ जोड़ी जाती है, ठीक है, या बाद में कोई चीज़ हटाई जाएगी तो उसे हम कहेंगे संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन किया गया, ये किताब जो लिखी है उसमें कुछ संशोधन किया गया और पार्ट 4A को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था ये आप चेक करिएगा नेट पे, फिर बताइएगा मुझे। ठीक है, नीचे कमेंट करिएगा कि किस संविधान संशोधन से पार्ट 4A को जोड़ा गया। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपसे पार्ट्स पूछेगा तो 4A के पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, आर्टिकल पूछेगा तो 51A पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। इस पर थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, फोकस किए रहेंगे। तो बेसिकली हमने किसकी बात कर ली थी, राज्य के 4 तत्वों में से भूभाग और जनसंख्या। जनसंख्या के लिए क्या, अधिकार, और जनसंख्या के लिए कर्तव्य। यानी जनसंख्या मतलब कौन, नागरिक, और नागरिक के अधिकार और नागरिक के कर्तव्य। ठीक है, अब नागरिक के 2 अधिकार,
यानी पार्ट 3 में ऐसे अधिकार जो तुरंत दिए जाएंगे और पार्ट 4 में ऐसे अधिकार जो सरकार अपनी नीतियों में उन अधिकारों को शामिल करेगी, लेकिन आप उसकी डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जब सरकार को सुविधा होगी आपको देगी। ठीक है, और ये वाले अधिकार कैसे हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे, अगर ये नहीं मानते हैं, सरकार आपको अधिकार नहीं देगी, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए आप कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन तो इनको लिखने का मतलब क्या था, देखिए आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ लोग आपके यहाँ आएंगे, कब, 5 साल पर, हर 5 साल पर क्या होगा, आपके यहाँ कुछ लोग आएंगे। फिर आपने क्या पढ़ा है, आप उनसे बताएंगे, क्या बताएंगे कि मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे और उसमें लिखा था ये बात कि आप क्या करेंगे, रोजगार के लिए प्रयास करेंगे, आपने किया नहीं किया, आपको वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट देंगे। तो ये क्या करता है, राजनीतिक सिस्टम के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बाध्यता, दबाव बनाता है। लोगों को पता है कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे हमको ये मिले, लेकिन ये आदमी है जिसके कारण हमको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे, तो ये हो गया आपका अधिकार। और वो आपसे क्या कहेंगे कि भैया आपका कुछ कर्तव्य भी है, चल के वोट डाल के आइए। हालांकि वोट डालना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, लेकिन बाकी कर्तव्य क्या करना है, आपको फॉलो करना है। तो राज्य का क्या हो गया, भूभाग, जनसंख्या, और तीसरी चीज पे आते हैं सरकार। तो सरकार में आने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कितनी तरह की सरकार के बारे में जानते हैं, भारत में जो सरकार है आप कितनी तरह की सरकार के बारे में जानते हैं, तो आप कहेंगे एक मोदी सरकार, मोदी सरकार का मतलब संघ की सरकार, ठीक है, या केंद्र सरकार। तो एक तो सरकार के बारे में आप जानते होंगे, संघ सरकार। उसके बाद पूछा जाए अच्छा ठीक है और कौन सी सरकार के बारे में जानते हैं, तो आप कहेंगे योगी सरकार। योगी क्या है, एक राज्य के मुखिया हैं, इसका मतलब क्या है, राज्य सरकार। ठीक, और अगर हम सरकार की बात करें तो आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की भी एक सरकार है। ठीक है, कहाँ पर है वो, यूनियन टेरिटरीज में है ना, यानी संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। और आपसे पूछा जाए क्या कोई और सरकार का आपको रूप दिखता है जो कि आपके लिए काम कर रही हो, सरकार क्या करेगी, जनतंत्र है, जनता की सेवा करेगी, जनता की सेवा के लिए लोग चुने जाते हैं, तो आपके लिए सेवा करने वाला कोई और है, तो कहेंगे सबसे बड़ी चीज़ तो आपने लिखी ही नहीं, तो कौन सा, ग्राम प्रधान, उससे ज़्यादा सेवा कौन करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला कौन, पंचायतें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम शहर में चले जाएंगे तो नगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज। ठीक है, तो पंचायतें, नगर पालिका क्या करेंगी, वो भी आपकी सेवा कर रही हैं। ठीक है, क्या कोई और सरकार बची, ठीक, संघ सरकार ये हमने सुना था, कहेंगे हाँ सुना था, राज्य सरकार भी सुना था, संघ शासित प्रदेश भी सुना है, पंचायतें भी आप देख ही रहे होंगे, आपके यहाँ या तो प्रधान होंगे या फिर पार्षद होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या सुना, आपने क्या सुना है, देखिए इसके अलावा कुछ एरिया ऐसा भी है ना जहाँ पर वहाँ का शासन लोकल स्तर पे किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से लोकल स्तर पर किया जाता है, वहाँ का शासन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसे एरिया को कहा जाता है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित के लिए इंग्लिश में शब्द यूज होता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। अब ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं, इनकी घोषणा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और ये वो क्षेत्र होते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के क्षेत्र होते हैं, जैसे जो जनजातियां होती हैं जिनका समाज से कटाव होता है, उनकी अपनी संस्कृति होती है, और उनके संरक्षण के लिए वहाँ पर शासन करने का अधिकार उन्हीं को दिया गया। और इसका प्रावधान संविधान में पहले ही करके गए थे, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसका प्रावधान संविधान में पहले ही कर दिया था, इसलिए इस तरह की भी सरकारें आपको मिलेंगी। तो कुल कितनी तरह की सरकार, 5, संघ, राज्य, संघ शासित, पंचायतें या नगर पालिका, अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र वाली सरकार। ठीक है, अब क्या करना है ना, जो सरकार, वो तीसरा वाला कॉलम है, इसमें इसको फिट कर देना है।
अगर आपको सारी सरकार के ऐसे ही इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में क्या करना है, पावर से क्या हो रहा है, सबकी पावर कम होती जा रही है, उस तरह से घटते हुए क्रम में हमको इसको अरेंज कर देना है, तो आपके सरकार वाले जितने भाग हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके तो सबसे पहले क्या है, अभी तक हमने कितने भाग के बारे में पढ़ा है, भाग 4 का। तो भाग 5 क्या होगा, देखिए इसको आप कॉपी में लिख लेंगे या फिर इसको अभी मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। अभी हम लोग समझेंगे ना कि भाग 5 में क्या आएगा। ठीक है, कॉपी देखते रहिएगा। तो पार्ट 5, इसकी टाइटल क्या होगी, संघ सरकार। सबसे बड़ी सरकार कौन सी, संघ सरकार, यानी द यूनियंस, द यूनियंस। ठीक है, द यूनियंस या द यूनियन, यूनियंस नहीं होगा, यूनियन होगा, तो द यूनियन, संघ सरकार। भाग 5 संघ सरकार, द यूनियन। अब इसमें क्या है, संघ सरकार के कितने पार्ट हैं, संघ सरकार के कितने भाग हैं, क्या। तो अब हमने क्या पढ़ना है, भाग 5। भाग 5 में किसके बारे में होगा, संघ सरकार। अब संघ सरकार के कितने अंग हैं, ये पूरा भाग 5 में होगा। संघ सरकार में कौन कौन आता है, सरकार के, देखिए बेसिकली सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। एक होती है क्या, कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी। अब देखिए इनका काम क्या होता है, जो विधायिका होती है इसी को हम लोग, केंद्र की अगर विधायिका की बात करें तो उसको बोलते हैं संसद या पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या करती है, आपको पता है, अभी इसने कानून बनाया है ना, जिसके काफ़ी ढेर सारा बवाल चल रहा है। तो विधायिका या संसद का काम होता है क्या, कानून बनाना। ठीक, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून के आधार पर, कानून जो कानून बना दिया किसने, विधायिका ने, उस कानून के आधार पे क्या करना है, देश का शासन चलाना है, देश का शासन चलाना है, यानी रूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रूल या लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक, उसके बाद न्यायपालिका का क्या काम है, कानून का शासन बना है या नहीं बना है या नहीं है, इसका परीक्षण करना, और अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए निर्णय देने का काम किसका है, न्यायपालिका का। तो कानून के आधार पर निर्णय देने का, कानून के आधार पर निर्णय देने का काम किसका है, न्यायपालिका का। ठीक है, अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब किसके भाग हैं, सरकार के। अगर संघ में है तो संघ सरकार, अब संघ सरकार की अपनी कार्यपालिका होगी, अपनी विधायिका होगी, अपनी न्यायपालिका होगी। ठीक है, ये हो गया आपका संघ सरकार। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जब एक एक भाग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, चूँकि सारे भाग आज ही ख़त्म करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका आर्टिकल हमने कहाँ ख़त्म किया था, भाग 4 का, वो था 51 का ए। तो ये स्टार्ट होगा 52 से, कहाँ तक जाएगा, 151 तक, 52 से 151 तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी संघ की सरकार। ठीक, संघ की सरकार। अब इससे रिलेटेड क्या कोई अनुसूची है, भाग 5 संघ की जो सरकार है, क्या उससे रिलेटेड कोई अनुसूची है, तो उससे रिलेटेड कई सारे अनुसूचियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार में होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऐसे ही उपराष्ट्रपति उसके बाद आता है, वो भी कार्यपालिका का भाग है। इसके अलावा उसमें न्यायपालिका होती है, जिसमें आपको मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इसके अलावा उसी में आता है संघ सरकार में ही कैग। ठीक, तो ये सब क्या है, संवैधानिक पद हैं, और संवैधानिक पद को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। संवैधानिक पदों को अगर सुरक्षित रखना है, मतलब उनके ऊपर कोई दबाव ना बने, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनको एक
उनके पदों की एक लिस्ट बना दी गई और ये कहा गया कि इन लोगों के वेतन को हमें सुरक्षित रखना है। मतलब इनके वेतन में कमी वमी नहीं करनी है, जिससे ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से पालन कर सकें। तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ पदों को एक अनुसूची अलग से लिख दिया गया, एक अनुसूची बनाई गई, उसका नाम था अनुसूची 2। और अनुसूची 2 में उन पदों को लिख दिया गया, उन संवैधानिक पदों को लिख दिया गया जिनकी सैलरी कम नहीं करनी थी, जिन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें लिखेंगे हम लोग संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की परिलब्धियां। ठीक है, परिलब्धियों के लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है इमोल्यूमेंट्स। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन पर जो पर्सन हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनको क्या क्या इमोल्यूमेंट्स मिलेंगी। मतलब उनके इमोल्यूमेंट्स में कभी भी नेगेटिव चेंज नहीं किया जाएगा, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, ताकि वह अपने पद पर स्थिर होकर निश्चिंत होकर कार्य कर सकें, अपने दायित्वों का अच्छे से पालन कर सकें। तो अनुसूची 2 में क्या किया गया, उन पदों को लिख दिया गया। इसमें क्या लिखा होगा, जैसे भारत के राष्ट्रपति, इसके अलावा जो राज्यसभा है, राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर, उन सब के पद के बारे में कहाँ मेंशन होगा, अनुसूची 2 में। हम लोग अनुसूचियाँ अलग से पढ़ेंगे, तब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, अभी हम लोग एक ओवरव्यू लेते हुए निकल जा रहे हैं। इसके अलावा अगर इसी पर बात करें तो अब इनको क्या मिल गया, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को मिल गई सैलरी। लेकिन अब ये सैलरी के लिए अच्छे से काम करेंगे, ये सैलरी पाएंगे, इसके लिए इनको क्या लेना पड़ेगा, शपथ। तो आपने देखा होगा कि सभी लोग शपथ लेते हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे क्या हों, सांसद हों। तो शपथ यानी ओथ एंड अफर्मेशन। तो शपथ के बारे में कहाँ लिखा होगा, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मतलब उनके बारे में क्या लिखा है, उनकी एक लिस्ट बनी है। शपथ के बारे में उनकी एक लिस्ट बनी है और उस लिस्ट में क्या है कि जैसे मान लिया भारत के प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है या भारत के मंत्री को शपथ लेनी है, तो उसका प्रोफार्मा कैसा होगा। तो अनुसूची 3 में उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है। ठीक, तो ये तीसरी अनुसूची हो, 1, 2 और 3 अनुसूची हो गई। एक अनुसूची से रिलेटेड और है जिसे बोलते हैं 10वीं अनुसूची या एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध भी कुछ यहीं से है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन है या पद हैं वो राज्य संघ सरकार में भी हैं और राज्य सरकार में भी हैं। उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 10वीं अनुसूची और दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किसके लिए है, ये संसद सदस्य, मान लिया कोई संसद का सदस्य है जो क्या कर रहा है, अपनी पार्टी बदल ले रहा है, अब पार्टी बदल के कहीं और चला जा रहा है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी संसद से या विधानसभा से। उसके बारे में कहाँ पर है, 10वीं अनुसूची में। तो अब तक हम लोगों ने 4 अनुसूचियाँ भी साथ साथ में ख़त्म कर ली हैं। कुल अनुसूचियाँ अभी जो हैं वो 12 हैं, और जब संविधान का निर्माण हुआ था तब थी 8। तो अभी संविधान के निर्माण पे 8 थी, अभी हैं 12। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, संघ सरकार में क्या क्या कहानी है ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसके बाद आपको लिखना होता तो किसके बारे में लिखते, राज्य सरकार के बारे में। ठीक, राज्य सरकार यानी द स्टेट। ठीक, अब स्टेट कहाँ से स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है 151 तक हो चुका है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 152 से लेके 237 तक। ये किसके बारे में है, अनुच्छेद का 152 से लेकर 237 राज्य सरकार के बारे में। अब राज्य सरकार में भी क्या, राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक, तो ये हो गया आपका ये क्या हो गया, 6 नंबर आपका भाग, पार्ट 6। अब पार्ट 7 क्या होगा, बहुत आसान है, अब तो आप समझ ही गए होंगे।
पार्ट 7, 8, 9, 10 बस इसी सीक्वेंस पे आ जाएगा। पार्ट 7 क्या होगा, सोचिए और बताइए। ठीक है, पार्ट 7 क्या होगा? देखिए पार्ट 7 में कुछ नहीं है, तो सवाल ये है कि क्यों कुछ नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हल्का सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ना कि पार्ट 7 में क्यों कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। और संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। तब जो हमारे जो राज्य थे उनको क्या किया गया था, जो जिस स्थिति में थे उसी में मतलब कैसे भी इधर उधर करके उनको एडजस्ट कर लिया गया था। तो किस तरह के राज्य थे? तो देखिए एक जो राज्य थे वो थे ब्रिटिश इंडिया के। ब्रिटिश इंडिया इसका मतलब क्या है? जिस पर हर राज्य, कई सारे राज्य थे, जैसे उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश का एक क्या हुआ करता था? गवर्नर। हर प्रदेश का, बिहार होगा तो बिहार का एक गवर्नर होगा। तो जो गवर्नर वाले प्रदेश थे उनको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर वाले प्रदेश, इसमें कुल 9 प्रदेश बने। ब्रिटिश इंडिया में कुल 9 प्रदेश बने। ऐसे ही एक था जिसमें जो राजाओं वाले राज्य हुआ करते थे उनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स यानी राजाओं वाले क्षेत्र, ये भी 9 थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। जैसे आपको पढ़ा है क्या, निजाम के बारे में, आप जूनागढ़ के बारे में पढ़ा है और जम्मू कश्मीर के बारे में पता है, ये सारे प्रिंसली स्टेट थे। ऐसे ही तो 9 में क्या हो गया? ब्रिटिश इंडिया, 9 प्रिंसली स्टेट्स हो गए। और उसके बाद कुछ थे जिस पर डायरेक्ट सेंटर का रूल होता था, सेंटर रूल करता था, उसको बोला जाता था कमिश्नरीज, यानी कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र बेसिकली, ये कमिश्नरी क्षेत्र पे कौन शासन कर रहा है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर नहीं शासन कर रहा है। इसीलिए इनकी कंडीशन कैसी थी? आज जैसे यूटीज की है, यानी जो आज के यूटीज हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, उन्हीं के जैसी इनकी कंडीशन थी। ठीक, और एक और बच गया था जो कि इन सब में किसी में नहीं आ रहा था। ठीक है, क्यों किसी में नहीं आ रहा था? क्योंकि वो अंडमान निकोबार की बात है। और अंडमान निकोबार अगर आपने पढ़ा होगा तो वो जीत लिया था जापान ने, और जापान ने जीत कर किसको दे दिया था? बोस को दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने उस पर अपनी सरकार बनाई थी। तो बेसिकली उस पर अंग्रेजों का कब्जा था नहीं। तो कब्जा था नहीं, तो इन तीनों में वो नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा? चौथे में। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो इनको क्या किया गया था? जितने भी राज्य थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, A, B, C और D। ठीक, सीक्वेंस में कैसे लगाया गया था? जैसे जो 5 नंबर है तो 5 तो संघ सरकार हो गई, उसके बाद क्या लगाना था? 6, 7, 8 और 9। ठीक, अब 9 में क्या हो गया? ब्रिटिश इंडिया वाले राज्य। 6 में क्या हो गया? ब्रिटिश इंडिया वाले राज्य। और उसके बाद 7 में क्या हो गया? प्रिंसली स्टेट्स वाले राज्य 7 में। उसके बाद 8 में क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज। और 9 में क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब आज की कंडीशन समझिए। आज क्या है भारत के पास? या तो राज्य हैं या तो फिर यूनियन टेरिटरीज, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रिंसली स्टेट्स है नहीं, मतलब ये गायब हो जाएंगे। अंडमान निकोबार किसके अंदर आ रहा है? यूटीज के अंदर आ रहा है, तो ये भी गायब हो जाएगा। मतलब कम से कम 2 भाग ऐसे हैं जो कि क्या होंगे? चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 भाग ऐसे चले जाएंगे। तो कौन कौन सा? 7 और 9। 7 और 9 क्या होगा? ये दोनों रिपील कर दिया गया। बाद में क्या किया गया? हटा दिया गया। उस समय तो था, बाद में क्या किया गया? इनको हटा दिया गया। तो 7 नहीं बचा और 9 नहीं बचा। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा है? अब देखिए ये तो है, लेकिन आपको ये एक चीज़ और याद होनी चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? पार्ट 7 में क्या होना चाहिए? वो इसमें ए वाले राज्य हो गए। अब इसमें हमने राज्य सरकार लिख दिया, यानी सारे राज्य की सरकार के नियम आ गए। लेकिन उसमें क्या आता? पहले ए होता, फिर बी होता, तो बी है नहीं, इसीलिए इस पर क्या लिखा होगा? निर्सित। निर्सित इंग्लिश में लिखा होगा रिपील्ड। तो पार्ट 7 को हटा दिया गया। आर्टिकल कौन सा था? इसके बाद वाला था 238। अब ये चूंकि है नहीं तो ये भी हटा दिया गया। तो ना तो 238 आर्टिकल है, ना ही भाग 7 है। ठीक है, अब आते हैं भाग 8।
अब भाग 8 में क्या है, सी वाला होना चाहिए। सी में देखिए क्या था, यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज आज भी है। तो भाग 8 में क्या हो जाएगा, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया, भाग 8। अब इसमें आपसे आर्टिकल पूछेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 239, 239 से कितना 242 तक, ये हो गया आपका क्या, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश। भाग 8 हो गया। अब भाग 9, अब आपको क्या पता, ये रिपील हो चुका है। क्यों, क्योंकि डी वाला जो अंडमान निकोबार था वो है नहीं, अब अंडमान निकोबार नहीं है, वो इसमें आ गया, भाग 8 में आ गया है। तो भाग 9 में क्या, तो हमने क्या पढ़ा था, सरकार में संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतें और नगर पालिका, तो उनको कहीं स्थान देना था। तो हमने क्या किया, नगर पालिका को स्थान दिया कहाँ पर, जो हमको खाली मिल गया, खाली क्या मिल गया, भाग 9। तो भाग 9 में हमने क्या किया, पंचायतों को स्थान दिया, पंचायतों, ठीक है, या पंचायतें, पंचायत, ठीक है। भाग 9 में हमने क्या किया, पंचायत को स्थान दिया, ये बाद में जुड़ा। अब क्वेश्चन ये पूछता है ना कि पंचायतों को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया, ठीक है। तो कब जोड़ा गया, ये आप आर्टिकल वो बताइएगा, संविधान संशोधन खोज करके। वैसे हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको छोड़ते हैं। तो पंचायतों के लिए भाग क्या है, पंचायतों के लिए पार्ट क्या है, तो पंचायतों के लिए पार्ट है 243, ठीक है, 242 खत्म हो चुका है, 243 से लेके 243 का ओ मतलब ए से लेके क्या है, ए से लेके ओ, ए से लेके ओ में अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो हिंदी का अक्षर है अड़ा, उसके बराबर आएगा, अड़ा आएगा, ठीक है। तो 243 ओ तक क्या है, पंचायतें हैं, ठीक है। अब आपको पता है नगर पालिका भी जुड़ी है, तो नगर पालिका कहाँ से है, 9 का ए, नगर पालिका जोड़ी गई, नगर पालिका, इसको बोलते हैं म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपालिटीज। तो 9A में क्या जोड़ा गया, म्यूनसिपालिटीज। ये भी उसके बाद जो संविधान संशोधन था ये पहले हुआ, ये इसके जस्ट बाद में हुआ, मतलब ये 73rd था, ये 74th था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दोनों हुआ था 1992 में। 1992 में ये भी जोड़ा गया, और ये भी 9 का ये भी जोड़ा गया। अब इसमें देखिए ये क्या होगा, 243 का ओ हो चुका है, ओ का मतलब बड़ा हो चुका है, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, 243 का ओ हो चुका है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, और रा के बाद आता है, रा के बाद क्या आएगा, ता आता है ना, तो रा के बाद आएगा ता, ठीक है। तो ता से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 243 का अड़ा से रा मतलब पी से स्टार्ट होता है, और पी से स्टार्ट होने के बाद ख़त्म होता है जेड जी पर, जेड जी, 243 जेड जी, ठीक है। जेड जी का मतलब या और छा, ठीक है, या और छा। अब इसका ये या छा कहाँ से आ गया, ये जेड जी कहाँ से आ गया, तो देखिए जब एक बार शुरू किया गया ए से, तो ABCDEF करके जेड तक चला, जेड के बाद क्या किया गया, जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरह से कहाँ तक पहुँचा, जेड जी तक। ऐसे ही इसमें या तक ही गया था, या रा ला वा बड़ा सा छोटा सा ये सब नहीं हुआ था, तो कहाँ तक गया, या तक। या के बाद क्या हो गया, या का, या खा, या गा, इस तरह से सिस्टम है, ठीक है। तो 243 का या छा, और ये क्या होगा, ता से लेके या छा तक, या फिर पी से लेके जेड जी तक। तो इसके बाद में जो आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जेड एच से, और जेड एच से फिर कहीं तक जाएगा, तो वो क्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं यहीं पर। अच्छा, इसके लिए अनुसूचियाँ देख लेते हैं ना। देखिए अब जो पंचायतें हैं ना, पंचायतें बेसिकली क्यों बनाई गई, पंचायतों का काम होता है ग्राम सभा पर अपना शासन करना, स्वशासन, ठीक है।
तो स्वशासन करने के लिए क्या किया गया, इनको कुछ अधिकार दिए गए, संवैधानिक संस्था है, इसको अधिकार क्या दिया गया कि आप इतने विषयों पर, इतने सब्जेक्ट आपके पास हैं, इस पर आप चाहें तो कानून बना सकते हैं। तो जो पंचायतें थीं उनको 29 सब्जेक्ट दिए गए, 29 विषय दिए गए, 29 सब्जेक्ट दिए गए कि आप इन सब्जेक्ट पर चाहें तो कानून बना सकते हैं। ऐसे ही जो नगर पालिका थी उनको दिए गए 18 सब्जेक्ट दिए गए और बोला गया कि भैया चाहो तो इस पर अपना कानून बना लो। ठीक है, ठीक। अब कौन कौन से कानून थे, तो पंचायतों को कितने सब्जेक्ट दिए गए, 29, 29 सब्जेक्ट दिए गए, और 18 सब्जेक्ट किसको दिए गए, नगर पालिका को। अब इनसे बोला गया आप चाहें तो इस पर कानून बना सकते हैं। तो सवाल ये था, ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मतलब जैसे अब इनको क्या करना है, लोकल लेवल पे टैक्स वसूलना है या स्वच्छता का काम करना है, तो उस पर कानून बना सकते हैं। तो 29 विषय वो कौन कौन से होंगे, तो उसकी एक लिस्ट होगी ना, 29 लिस्ट होगी, 29 चीज़ों को लिखना होगा। तो कहाँ लिखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे लिस्ट लिखा है, लिस्ट वाला कॉलम अलग से था जिसे क्या बोला गया, शेड्यूल, यानी लिस्ट में लिखा जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए एक लिस्ट बनाई गई और वो थी 11वें नंबर की। तो 11वीं अनुसूची, ठीक है, किससे रिलेटेड है, वह विषय जो किसको मिले हैं, पंचायतों को मिले हैं कानून बनाने के लिए। यानी 11वीं अनुसूची में किसके लिए होगा, पंचायतों के लिए होगा, ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है वो किसके लिए होगा, नगर पालिका के लिए होगा। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची किसके लिए, पंचायत के लिए, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। लेकिन 11वीं अनुसूची में कितने विषय लिखे होंगे, 29। 12वीं अनुसूची में कितने विषय लिखे होंगे, 18। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए। तो आपका कहाँ तक कवर हो गया, भाग 9 के आर्टिकल्स और भाग 9 के अनुसूचियाँ। ठीक है, इसके अलावा एक भाग 9 भी है, पार्ट 9 भी है। पार्ट 9 भी को अभी हाल ही में जोड़ा गया था, पार्ट 9 भी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 9 बी में क्या है, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं, आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कई सारे लोग एक साथ क्लब करके, एक समूह बनाकर और एक दूसरे के साथ काम करते हुए एक ऐसे ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प पर निर्भर करता है। ठीक है, और वो समितियां क्या करेंगी, एक साथ कोई ऐसा काम करेंगी, जॉइंट वेंचर होगा उनका, एक साथ कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सबकी भलाई होगी। ठीक है, तो सहकारी समितियों को क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, और उसे क्या किया गया, पार्ट 9B में जोड़ दिया गया। पार्ट 9B इसमें भी आर्टिकल अभी हमने कहाँ से, ZG से ख़त्म किया था, तो कहाँ स्टार्ट होगा, ZH तक। तो 243 का ZH मतलब हिंदी में कहाँ ख़त्म किया था हमने, या छा तक। तो या छा के बाद क्या आता है, जा। ठीक है, तो या जा, ठीक है, या छा या जा, ZH से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, ZT तक। तो 243 का ZT मतलब जा के बाद क्या आएगा, कौन सा अक्षर आ जाएगा, ना तक, या और ना। ठीक है, तो या ना, तो 243 ZH से ZT, या जा से लेके या ना, या जा और या ना क्या है, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 10, भाग 10, भाग 10 या पार्ट 10। ठीक है, अब देखिए, हमने जब सरकार पढ़ा था ना, तो संघ की सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद चले गए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पंचायतें, नगर पालिका। अब बचा क्या था, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट देखिए, जिसका नाम है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब उसके लिए कौन सा भाग होगा, जस्ट उसके बाद वाला। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अब यहाँ का प्रशासन कैसे होगा, इसके बारे में कहाँ लिखा होगा, भाग 10 में।
जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब देखिए पूरे देश में कई सारे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज होंगे, तो हर राज्य में जैसे जहाँ पर शेड्यूल कास्ट रहते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उनके लिए अलग क्षेत्र होगा। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसकी भी एक क्या होगी, लिस्ट होगी। तो लिस्ट होगी तो कहाँ जाएगा, अनुसूची में। लेकिन उसके लिए जो नियम है वो कहाँ लिखा होगा, आर्टिकल्स में। ये तो क्या है, टाइटल है ना, भाग है। भाग क्या है, टाइटल है, और टाइटल में कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो किस आर्टिकल में है इनके बारे में, अनुसूचित जातीय क्षेत्रों के बारे में। आर्टिकल क्या है, 244 और 244 का, 243 पे ख़त्म हुआ था, 244 और 244 का ए या का। ठीक है, इसके बारे में कहाँ पर है, इस अनुच्छेद में है, ये आर्टिकल्स है। और अनुसूची कौन सी है, तो इसमें दो अनुसूचियाँ हैं, एक है 5वीं अनुसूची और एक है 6वीं अनुसूची, 6th शेड्यूल। ठीक है, तो 5वीं और 6वीं अनुसूची हमने दोनों ही कह दिया। मतलब क्या है, तो दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसमें क्या है, उसमें है देश में जहाँ भी कौन से एरियाज हैं, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज। तो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज पूरे देश के। ठीक है, उन सब के बारे में, उनकी सबकी लिस्ट जो होगी वो कहाँ पर होगी, 5th शेड्यूल में, ट्राइबल एरियाज के बारे में। ठीक है, और जो 6th शेड्यूल है उसमें खाली मात्र चार राज्य ऐसे हैं जिनके क्षेत्रों के बारे में लिखा है। ठीक है, तो मतलब जो लिस्ट है 6वीं में वो केवल 4 राज्यों के हैं। वो कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक, ये 4 राज्य हैं। और इनके कौन से क्षेत्र, इनके ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें देखिए अनुसूचित जाति के क्षेत्र भी हैं, इसमें केवल कौन से हैं, केवल जनजातीय क्षेत्र हैं, केवल ट्राइबल एरियाज हैं। पहली बात, ये पूरे देश के लिए है, ये किसके लिए है, केवल 4 राज्यों के लिए है। अनुसूची 6 केवल 4 राज्यों के लिए और अनुसूची 5 पूरे देश के लिए। तो ये क्या हो गया, आपकी अनुसूची हो गई, जो किससे रिलेटेड हो गई, भाग 10 से। अब आते हैं हम लोग भाग, इसके बाद वाला भाग कौन सा भाग होगा, कौन सा भाग होगा, भाग 11, पार्ट 11। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, भूभाग खत्म, जनसंख्या खत्म, सरकार खत्म। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली सरकार और लोग आपस में कैसे, सरकार से कैसे, मतलब केंद्र की सरकार राज्य से कैसे इंटरेक्ट करेगी, केंद्र की सरकार बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। केंद्र में जो लोग होंगे, जैसे केंद्र में 2 तरह की कार्यपालिका है, एक परमानेंट अस्थाई, एक टेम्पोरेरी। अस्थाई मतलब जो 5 साल के लिए आती है, अस्थाई का मतलब जो परमानेंट आते हैं तो फिर जाते ही नहीं है, 60 साल तक रहते हैं। वो कौन से लोग हैं, जो अस्थाई कार्यपालिका में होते हैं, वो होती हैं सर्विसेज अंडर स्टेट एंड यूनियन, जैसे आईएएस और पीसीएस। ये लोग एक बार आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्या लिखा होगा, आगे लिखा होगा। तो उम्मीद है कि पार्ट 10 तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नहीं याद हो गया होगा तो क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो देख लेना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, पार्ट 11 में हमने क्या पढ़ा, सरकार। और सरकार हमने पढ़ा था क्या, एक केंद्र की थी और एक राज्य की थी। तो अच्छे से शासन चलाने के लिए क्या आवश्यक है कि इन दोनों में जो संबंध हो ना, वो कैसा हो, जैसा भी हो। ठीक है, संविधान में लिखा हो, नहीं तो रोज़ मारपीट होगी। ठीक है, अच्छा मारपीट से बचना है तो क्या करना है कि इनका संबंध पहले ही डिफाइन कर दिया जाए कि आपकी जो लिमिट है वो ये है और आपकी लिमिट क्या है, ये है। तो उसके बारे में हमारे संविधान में पहले ही क्या किया गया, डिफाइन कर दिया गया, क्योंकि पता था कि केंद्र में किसी और की सरकार रहेगी, राज्य में किसी और की सरकार, और विवाद उत्पन्न होना तय है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में
कि समाज है तो उसमें संघर्ष होगा ही होगा, वो इसेंशियल फीचर है। तो दो सरकारें हैं तो उनमें क्या होगा, संघर्ष होगा ही होगा, वो इसेंशियल फीचर है। तो उससे बचाने के लिए क्या किया गया, संविधान निर्माताओं ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि आपकी सीमा ये है। तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में, ठीक है, क्या संबंध होगा और कैसा संबंध होगा, ठीक है, ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 1 पार्ट 11, ठीक है। पार्ट 11 में लिखा है क्या, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये पार्ट 11 में लिख दिया गया है। क्यों लिख दिया गया है, ताकि आगे जो है कोई समस्या ना हो, भविष्य में ये लोग कोई मारपीट पर उतारू ना हो, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में आएंगे, तो लिखा है कहाँ तक हमने आर्टिकल कवर किया था, 244 तक। तो 245 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 263 तक, ठीक है। अब देखिए इसी में एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल 246, अब देखिए आर्टिकल 246 समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से संबंध होंगे, ठीक। तो केंद्र और राज्य के बीच में 3 तरह के संबंध हो सकते हैं, कौन कौन से, एक संबंध हो सकता है विधायी, मतलब लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक विधायी संबंध हो सकता है। दूसरा संबंध हो सकता है प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा जो संबंध होगा वो होगा वित्तीय, ठीक है। मतलब अब मान लिया केंद्र ने क्या किया, पूरे देश के लिए कानून बनाया, राज्य की आवश्यकता कुछ अलग है, तो राज्य को क्या हो, छूट होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से कानून बना सके। तो अगर मान लिया दोनों में विवाद हो जाए कि हम अब मान लिया एक ही चीज़ पर केंद्र ने कानून बना लिया, एक ही पर राज्य ने बना लिया, तो पहले से ये डिफाइन हो कि किस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो अगर कानून बनाने वाले जो संबंध होंगे कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, वो संबंध किस में आएंगे, प्रशासन व विधायी में आएंगे, लेजिस्लेशन में आएंगे। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, जैसे आपने सुना होगा ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। तो अगर ये तीनों हैं तो ये क्या होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, मतलब ये इम्प्लाई तो होते हैं किसके, केंद्र सरकार के, काम कहाँ कर रहे होते हैं, राज्यों में। तो केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे हों, भाई अगर एक IAS के माध्यम से चाहे केंद्र सरकार तो पूरे राज्य पर कब्जा कर ले, ठीक है। IAS क्या करता है, बेसिकली पूरे राज्य को डील कर रहा होता है। तो अगर प्रशासनिक संबंध पहले से क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो केंद्र क्या कर सकता है, राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर सकता है, या फिर केंद्र ने कहा कि ये काम करना है और राज्य ने करने से मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ भी टकराव हो सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया, केंद्र राज्य संबंध में इन दोनों को लिख दिया गया, यानी विधायी संबंध लिख दिए गए, लेजिस्लेटिव रिलेशन, और प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इन दोनों को डिफाइन कहाँ कर दिया गया, पार्ट 11 केंद्र राज्य संबंध के अंदर आर्टिकल 245 से 263। अब देखिए इसी में से एक आर्टिकल है ना 246 में क्या लिखा है कि किन किन कानूनों पर, ठीक है, किन किन कानूनों पर कौन नियम बना सकता है, यानी कौन कौन से विषय हैं जिस पर कानून केंद्र बना सकता है और कौन से विषय हैं जिन पर कानून राज्य बना सकता है। तो उसके लिए भी क्या होगी, एक लिस्ट होगी कि जैसे मान ले जनगणना है तो जनगणना पे कानून कौन बनाएगा, तो उसके लिए एक लिस्ट होगी, एक सूची होगी ना, तो उसे बोलते हैं, जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी उसे कहते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट। जिस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और जिस पर दोनों बनाएंगे उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट कहीं दी होगी ना कि ये कंकरेंट लिस्ट, इसमें ये सब्जेक्ट हैं, तो वो लिस्ट कहाँ दी होगी, अनुसूची में। तो कौन से अनुसूची में दी होगी, तो उस अनुसूची का नंबर है 7वें। तो जो 7th शेड्यूल है उसमें क्या दिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय, यानी सब्जेक्ट्स ऑफ
सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो विषय दिए होंगे कौन कौन से, राज्य सूची के, संघ सूची के और समवर्ती सूची के। ठीक, समवर्ती सूची वो सूची होती है या कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। संघ सूची पर केवल संघ बनाएगा, राज्य सरकार पर केवल राज्य बनाएगी। तो इसे कहते हैं विधायी संबंधों का बंटवारा। किस सूची में, सातवीं में। सातवीं अनुसूची में क्या है, ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, अब केंद्र राज्य संबंध हो गया, तो दो संबंध हमने पढ़ लिया, विधायी और प्रशासनिक। कहाँ पर दिया है, पार्ट 11 में। बचा कौन सा, वित्तीय। तो वित्तीय संबंध कहाँ पर होगा, इसके बाद वाले में। अब केंद्र ने कह दिया, केंद्र ने राज्य से कह दिया कि आपको, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपको इतनी सुविधा देनी है, पैसा नहीं देंगे। ठीक है, फ्री में करना है, करना करो नहीं तो मत करो। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिख दिया गया, प्रशासनिक संबंध में ये लिखा गया कि अगर केंद्र सरकार की कोई बात राज्य नहीं मानता है तो उस पर आर्टिकल 365 उसके तहत क्या होगा, उस राज्य में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाएगी। अब प्रधानमंत्री वहाँ से निकले, बंगाल निकले ममता दीदी के पास, उन्होंने कहा कि ऐसा हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपको ये सुविधा देनी है। अब ममता दीदी को पैसा नहीं दिया है, अब वो सुविधा दे नहीं पाई। अब इन्होंने क्या कहा कि ये राज्य जो है केंद्र के दिए हुए आदेश का पालन करने में समर्थ नहीं रहा, इसीलिए इसके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना है। आर्टिकल 365 संविधान में लिखा है, लागू कर देंगे। तो इसीलिए जो संविधान निर्माता थे उनको ये बात पहले से पता थी। ठीक है, उनको पता था कि ऐसा बवाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने वित्तीय संबंध भी क्या किया, पहले से ही डिसाइड कर दिया कि केंद्र क्या करेगा, ये टैक्स वसूलेगा, राज्य क्या करेगा, ये टैक्स वसूलेगा, केंद्र यह टैक्स वसूल के राज्यों को दे देगा, ये टैक्स वसूल के अपने पास रख लेगा। इस तरह का जो वित्तीय संबंध है वो क्या किया, इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया। तो किस भाग में आना चाहिए, इसके बाद वाले भाग में। तो पार्ट 12 में कौन से, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, लेकिन इसकी टाइटल जो है ये नहीं लिखी हुई है। इसके टाइटल में लिखा है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। वित्त का मतलब वही है कि कैसे फाइनेंशियल रिलेशन होगा। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड वाद को बोलते हैं सूट्स। यानी अगर इससे रिलेटेड कोई वाद होगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, वित्त से रिलेटेड या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी आई है, तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या होगा, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारा क्या है, किस भाग में, पार्ट 12 भाग 12 में। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से, तो आर्टिकल आपका इसमें आएगा 264, 263 खत्म हुआ था, 264 से 300A 300 का तक। 300 का में क्या है, संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार, आम नागरिकों का। ठीक है, तो आम नागरिकों को भी इसमें क्या किया गया, अधिकार दिया गया है। तो ये केवल जो है केंद्र और राज्य से ना संबंधित होकर किससे रिलेटेड है, सिटीजन से भी रिलेटेड है। कौन सा भाग, पार्ट 12, जिसमें बात किसकी की गई है, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद की। ठीक, अभी हो गया आपका पार्ट 12। पार्ट 12 तक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं पार्ट 13। पार्ट 13, ठीक है, भाग 13 पार्ट 13। इसमें क्या होगा, देखिए अब वित्तीय संबंध तो एकदम सीक्वेंस में था। इसके बाद क्या है, अब मान लिया वित्तीय संबंध संपत्ति आपके पास हो गई, आपको क्या करना है, व्यापार करना है। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए कुछ नियम बनाना होगा। ठीक, वो नियम कौन बनाएगा, इस पर बात है। उसके बाद आपको पूरे देश में व्यापार करना है, कहीं भी आने जाने की, उस पर नियम कौन बनाएगा। ठीक है, और व्यापार के साथ आपको व्यापार के साथ और भी एक्टिविटीज़ करनी है, वाणिज्य भी करना है, कॉमर्स भी करना है, तो उस पर नियम क्या बनेगा, कौन सा नियम बनेगा, कैसा होगा, ये सारा कहाँ लिखा जाएगा,
भाग 13 में। तो लिखा जाएगा क्या, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम के जो नियम हैं वो कहाँ लिखे होंगे, भाग 13 में। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आपको व्यापार करना है, कॉमर्स, वाणिज्य है, या फिर समागम, इंटरकोर्स करना है, किसी चीज़ को लाना है, ले जाना है, बेचना है, जो भी करना है, उन सबसे रिलेटेड जो नियम मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, भाग 13 में। भाग 13 में जो आर्टिकल है वो है 300 का पे ख़त्म हुआ था, मतलब अगला आर्टिकल क्या आएगा, 301, 301 से लेकर 307 तक, ये आपके आर्टिकल हो गए भाग 13 के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग असली बात पे। ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो अब आते हैं अपने प्रयास पे। ठीक है, तो सारी मेहनत की क्यों जा रही है, तो देखिए जो कार्यपालिका होती है ना, केंद्र में जो कार्यपालिका है वो दो तरह की है। कौन कौन सी, एक है अस्थाई और एक है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई में वो होते हैं जिनका होता है सिलेक्शन। ठीक है, और अस्थाई में वो होते हैं जिनका होता है इलेक्शन। ठीक है, दो होते हैं, सिलेक्शन और इलेक्शन वाले। तो सिलेक्शन किसका होता है, तो सिलेक्शन होता है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, और जिनका सिलेक्शन होता है उनको बोलते हैं सेवाएं, सर्विसेज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें हम लोग, यूपीएससी क्या कराता है केंद्र सरकार के लिए, और स्टेट पीएससी क्या कराता है, स्टेट पीएससी क्या कराता है राज्य सरकारों के लिए सेवाएं देने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन होगा उनको सेवाएं कैसे मिलेंगी, उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, संविधान में लिखा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जिनका इलेक्शन होना है तो इलेक्शन का तरीका क्या होना चाहिए, इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या हो। ठीक, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारा क्या होना चाहिए, ये भी संविधान में लिखा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर संविधान में लिखा है तो किस किस को जो है कितनी सुविधा मिलनी चाहिए, सबकी स्थिति एक समान नहीं है, तो किसी के लिए विशेष उपबंध भी होने चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस भी होने चाहिए, तो ये भी कहाँ लिखा होना चाहिए, संविधान में लिखा होना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा लिखा होना चाहिए तो आप सही सोच रहे हैं, और ऐसा लिखा भी है। ठीक है, इसलिए आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बस ऐसा होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है, तो लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, अपने फ़ायदे की बात। हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमको जाना है सर्विसेज में, यानी या तो केंद्र की सर्विसेज में या फिर स्टेट की सर्विसेज में। तो केंद्र या राज्य की सेवाओं में जाना है, तो हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो भाग हमने अब तक कहाँ तक कंप्लीट किया था, भाग 13 तक। अब आएगा कौन सा, भाग 14। अब भाग 14 में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पहले हमारी बात हो। तो भाग 14 में हमारी ही बात हो रही है, तो बात करते हैं संघ और राज्य सरकारों के अधीन सेवाएं। सर्विसेज अंडर सेंटर एंड
स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखा होगा बेसिकली इसमें मतलब कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, जैसे IAS PCS, और उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, आपको हटाया कैसे जाएगा, निकाला कैसे जाएगा, ये सारा क्या है, उपबंध है। इसीलिए देखिए, एक बार IAS बनने के बाद उसको जल्दी हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संविधान में ही लिखा है कि आपको केवल महामहिम हटा सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतनी जल्दी आपको नहीं हटाएंगे। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अब प्रॉपर रीजन होना चाहिए, उनको रिकमेंड कौन करेगा, UPSC या फिर स्टेट PSC। जब स्टेट PSC या UPSC रिकमेंड करेगा कि हाँ ये आदमी समाज के लिए घातक हो चुका है, इसको हटाना क्या है, बहुत आवश्यक है, तभी महामहिम आपको हटाएंगे। अगर तभी आपको महामहिम हटाएंगे, इसका मतलब क्या है, एक बार आपकी नौकरी लग गई तो आप क्या हैं, सेफ हैं बहुत हद तक। तो अगर बहुत हद तक सेफ हैं तो ये प्रोविज़न करना संविधान में आवश्यक था कि नहीं था। इसीलिए प्रोविज़न किया गया। कहाँ पर, भाग 14 में। तो भाग 14 में किसके बारे में लिखा है, हम लोगों के बारे में, यानी UPSC और स्टेट PSC वालों के बारे में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके भाग कहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो ये है, अब हमने कहाँ तक पढ़ा था अब तक, 308 से लेके 323 तक। ठीक है, ये क्या है, 323। तो 308 से 323 तक है पार्ट 14 भाग 14। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है। अब इसी में बात होगी किसकी, UPSC की। UPSC भी यही होगा, स्टेट PSC भी यही होगा। तो सारी सर्विसेज की बात किसमें कर ली गई है, भाग 14 में। ठीक है, अब क्या है, भाग 14 में हमने क्या डिस्कस कर लिया, अपनी नौकरी की बात कर ली, यानी परमानेंट नौकर हो गए हम लोग। ठीक है, अब क्या है, भाग, इसके बाद एक पार्ट आता है ना, पार्ट 14A 14 का, क्यों आता है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको कौन हटा सकता है, महामहिम। अगर आपको ये पता चल गया ना, बहुत है ये। आप क्या करेंगे, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करेंगे तो आपके खिलाफ केस भी चलना चाहिए, आपकी जांच होनी चाहिए। और जांच हो सकता है किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए आप पे ऐसा लगा दिया हो, तो क्या किया गया, उसके लिए क्या बनाई गई, एक अलग से व्यवस्था की गई संविधान में, बाद में की गई, स्टार्टिंग में वह नहीं थी। तो बाद में व्यवस्था की गई कि आपके कृत्यों की क्या होगी, जांच होगी। जो काम आपने किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, जो भी किया है, उसकी जांच होगी। और उसके लिए एक अलग से संस्था बनेगी जिसे बोलेंगे ट्रिब्यूनल्स। मतलब अधिकरण। ठीक, तो अधिकरण क्या होते हैं, अधिकरण बेसिकली कह सकते हैं कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। मतलब इनके ये जो है एक ऐसे कोर्ट हैं जो आपके अगेंस्ट डिसीजन देंगे, आपके फेवर में डिसीजन देंगे। मतलब ये निर्णय लेने के लिए होते हैं और ये विशेष स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप कोई भी क्राइम हो उसके लिए आप जा सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी क्राइम के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो अधिकरण होते हैं ये एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होते हैं कि अगर मान लिया कोई ऐसा अधिकरण है जो केवल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, तो उन्हीं से रिलेटेड मुद्दे देखेगा। और वह मुद्दे क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। मतलब अगर प्रशासनिक अधिकरण ने आपके ऊपर चार्ज लगा दिया कि आप गिल्टी हैं, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा वो आदेश उसका बाध्यकारी होता है। तो इस तरह का होता है अधिकरण। ये बेसिकली क्या है, एक न्यायालय की तरह ही है। ठीक है, आप कह सकते हैं स्पेसिफिक न्यायालय है जो विशेष कार्य के लिए बनाया गया है, एक विशेष डिसीजन देने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए भी एक बनाया गया है, तो उसको जानते रहिए ना कौन सी है। तो उसे बोलते हैं कैट। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अब ये क्या करेगा, जितने भी प्रशासनिक लोग हैं ना उनकी जांच करेगा ये कैट के बारे में किस अनुसूची में है, तो वो है 3
323 का ए, और एक और आर्टिकल है 323 का बी। ठीक है, अब 23 के बी में क्या है, तो ए तो है आपका कैट के लिए, और जो बी है वो हो सकता है बाद में ऐसे और ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं। तो ट्रिब्यूनल्स के बाद बारे में बात की गई 14 का में। ठीक है, अब 14 का में दो तरह के ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं। एक ऐसे हो सकते हैं जो प्रशासनिक अधिकरण के लिए हों, और एक ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी और काम के लिए, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो वो क्या देखता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे देखता है। तो वो किस में आएगा, 323 के बी में आएगा। ए में कौन आएगा, केवल जो प्रशासन से रिलेटेड, प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड मुद्दे देख रहा है उसे बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट, या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इसका आर्टिकल 323 का ए या 323 का इसका अनुच्छेद है। ठीक है, ये याद करना है आपको, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कोई भी एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। अब हम लोगों ने अपनी बात कर ली है, यानी कि सिलेक्शन वालों की बात हो गई। अब किसकी बात करनी है, इलेक्शन वालों की बात। तो 14 के बाद क्या आता है, 15। तो 15 में हम लोग देखेंगे किसकी बात, इलेक्शन की बात। तो पार्ट 15 में किसका, इलेक्शंस। ठीक है, मतलब निर्वाचन। तो निर्वाचन है 15 में। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन सा है, भाग 15 निर्वाचन मतलब इलेक्शन। इलेक्शन किसका, इलेक्शन किसका, जनप्रतिनिधियों का। तो हम लोगों का क्या होता है, सिलेक्शन, और जनप्रतिनिधियों का क्या होगा, इलेक्शन। तो इलेक्शन में बेसिकली क्या है, क्या क्या दिया होगा, तो एक तो कोई संस्था होनी चाहिए, यानी निर्वाचन आयोग है एक संस्था जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद कौन कौन से लोग वोट देंगे, जो वोट देंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिनको चुना जाना है उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारे उपबंध, सारे प्रोविजंस आपको कहाँ मिलेंगे, भाग 15 पार्ट 15। तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप अभी आपने देखा आर्टिकल कौन सा ख़त्म हुआ है, 223 का ए एंड बी, ए भी ख़त्म हुआ है। शुरू कहाँ से होगा, 324 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 329 का तक, 329 का या 329 ए। तो इसमें क्या होगा, निर्वाचन के बारे में होगा, कैसे किस तरह से निर्वाचन किया जाएगा और कौन कौन वोटर होगा, किस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, क्या होगा कैसे, ये पूरा उपबंध होगा आपके भाग 15 में। ठीक है, अब 16 में क्या है, देखिए 14 में क्या, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, 15 में टेम्परेरी वाले 5 साल वाले। 16 में क्या होगा, 16 में देखिए अब समाज जो है वो कैसा होता है, विषमतापूर्ण होता है। अब विषमतापूर्ण अगर समाज होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी स्थिति ठीक होगी, कुछ लोग होंगे हाशिए पर जिनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। उनकी स्थिति कैसे ठीक होगी, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देकर, उन लोगों को प्रतिनिधित्व देकर। कहाँ पर, यहाँ पर भी और भाग 14 वाले में भी। तो यहाँ पर भी क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या है, कुछ वर्गों से रिलेटेड ऐसी क्लासेस जो कि समाज की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रावधान किया जाएगा ताकि वो क्या हो सके, उनका भी इलेक्शन हो सके और वह भी कहाँ आ सकें, वो भी कहाँ आ सकें, लोकसभा या विधानसभा में। तो मतलब क्या है, भाग 16 में क्या होगा, विशेष प्रावधान होंगे कुछ वर्गों के लिए ताकि वह अपना प्रतिनिधित्व कर सकें लोकसभा और विधानसभा में, मतलब रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड रिजर्वेशन इन विधानसभा। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। ठीक है, इसमें क्या है,
इस वाले भाग में बेसिकली कुछ नहीं है। इस वाले भाग में SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए क्या है, रिजर्वेशन है कहाँ पर, लोकसभा और विधानसभा में। विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली में क्या है, प्रतिनिधित्व है किसका, SC ST और एंग्लो इंडियन का। ठीक है, एंग्लो इंडियन का अब जो है प्रतिनिधित्व नहीं है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है। अभी केवल SC और ST का रिजर्वेशन है कहाँ पर, लोकसभा और विधानसभा में, मतलब राज्यसभा और विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। अब ये हो गया आपका पार्ट 16। अब इलेक्शन वालों का भी हो गया। अब क्या है, 17 क्या होना चाहिए। अब हमारी कार्यवाही क्या है, सबको चुना जा चुका है, मतलब MP साहब भी आ चुके हैं और उनके बगल में उनके सचिव भी बैठे हैं, महासचिव भी बैठे हैं। ठीक है, MP साहब का मतलब सांसद निर्वाचित हो क्या है, महासचिव यानी IAS। ठीक है, IAS भी बैठे हैं, मतलब दोनों लोग बैठे हुए हैं। अब उनको क्या करना है, संसद की कार्यवाही आगे बढ़ानी है। तो समस्या क्या है, अब जो IAS हैं वो सपोज केरला से आए हैं और जो संसद हैं MP साहब हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आए हैं। अब वो अपनी भाषा में वो नागा में बात करेंगे, वो बात करेंगे तमिल में। अब एक तमिल में बात कर रहा है या मलयालम में बात कर रहा है और एक हैं जो कि बात कर रहे हैं नागा में। तो उन दोनों के बीच में टाई अप कैसे होगा, बात ही नहीं समझ में आएगी। तो ये क्या है, शासन है, सरकार है, या सरकार की जो कार्यवाही है वो किसी एक पर्टिकुलर भाषा में होना चाहिए, बाहर भाषा में करना संभव नहीं है। इसलिए प्रोविज़न किया गया इसके बाद वाले में कि दोनों लोग आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, या पूरे देश के लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकें ऑफिशियल लैंग्वेज के मामले में। तो इसीलिए जो अगला भाग रखा गया उसको रखा गया राजभाषा के रूप में। राजभाषा इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज तो पूछेगा भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो स्टार्ट होता है 343 से 351 तक। ये क्या है आपका आर्टिकल। ठीक, अब याद करिए, राजभाषा है मतलब कुछ ऐसी भाषाएं होंगी जो सरकार की भाषा होंगी, ऑफिशियली यूज की जाएंगी। तो कुछ ऐसी भाषाएं होंगी जो ऑफिशियली यूज की जाएंगी। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 343 से 351। ठीक, अब हमने क्या लिख लिया, पहला पार्ट 17 आर्टिकल 343 टू 351। अब बचा क्या कुछ ऐसा है जो कि अभी इस वाले भाग से बच गया है। हाँ, राजभाषा। देखिए बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अब कौन कौन सी भाषा को ऑफिशियल भाषा माना जाए, इसके लिए भी क्या हुआ, बहुत समय पहले मतलब जब संविधान बना तब से जो है ये डिस्कशन चल रहा था, ये बहस का मुद्दा था। तो ये हुआ कि कई सारी भाषाओं को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो हमने जो है अब तक 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को जोड़ा है किसमें, ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज में यानी राजभाषा में जोड़ा है, राजभाषा माना है। तो अगर 22 भाषाओं को माना है तो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो ये कहाँ लिखा होगा, इसकी एक लिस्ट होगी। और लिस्ट होगी इसका मतलब कहाँ जुड़ा होगा, शेड्यूल में। और शेड्यूल होगी तो किस शेड्यूल में है, सवाल ये पूछा जाए किस शेड्यूल में है, तो 8वीं में। तो 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया होगा या किसके बारे में दिया है, वो है राजभाषा। कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, राजभाषा से संबंधित प्रावधान। इसके बाद भाग आता है 17 के बाद 18। तो भाग 18 में क्या है, भाग 18 पार्ट 18। पार्ट 18 में क्या है, देखिए अब ये लोग क्या हो गए, भाषा भी हो गई, सब कुछ सही है। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब जो संविधान निर्माता थे उनको कुछ विशेष प्रावधान करने थे। सपोज पूरे देश हमने क्या किया, अपने नागरिकों को अधिकार दे दिया है,
उसके बाद पूरे देश में अलग अलग कानून हैं, लोग अलग अलग, सबका अलग अलग कल्चर है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे में अगर मान लिया किसी तरफ से या पूरे देश में कहीं भी हो जाती है लड़ाई, मतलब ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे होता है युद्ध की नौबत। अब मान लिया इधर से लड़ाई हो गई, इधर से भी लड़ाई, इधर से भी मामला छिड़ गया, दोनों तरफ से लड़ाई छिड़ी है, ठीक है। एक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ये अपना अलग ही मामला ठाने हैं कि हमको चाहिए अधिकार, मौलिक अधिकार मिला है और हमको अधिकार चाहिए ही चाहिए। अब भारत सरकार की स्थिति क्या है, वो दो फ्रंट पर पहले ही लड़ रही है, इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना। अब इनसे लड़ रही है, अब बीच में इन्होंने भी क्या कर दी, अधिकार की डिमांड कर दी। ऐसी स्थिति जो है वो सही नहीं है। मतलब क्या है, अगर हमारे ऊपर जो है पहले से ही विपत्ति पड़ी है, ठीक है, मतलब पहले ही आपात है, और आपात में भी आप अपने अपने उसके अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो क्या अधिकार देना संभव है? ठीक, तो इसके लिए पहले से ही क्या किया गया, प्रावधान कर दिया गया। तो प्रावधान किया गया कि अगर आपात हो जाता है, मतलब स्थिति खराब हो जाती है, तो खराब स्थिति में क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है। खराब स्थिति में क्या क्या प्रोविजंस होंगे, यानी अगर देश में लड़ाई छिड़ जाती है या देश में कोई विद्रोह हो जाता है, तो इस स्थिति में सरकार क्या क्या डिसीजन ले सकती है, क्या क्या काम सरकार को करना चाहिए, क्या काम संसद को करना चाहिए, ये पूरा का पूरा कहाँ लिख दिया गया, भाग 18 में। तो भाग 18 में क्या है, एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी का मतलब देश के ऊपर कोई इमरजेंसी आया है, कोई आपात आई है या कोई आपदा आई है, तो उस स्थिति में सरकार को क्या करना है या राज्य को क्या करना है, ये कहाँ लिखा है, भाग 18 में, ठीक। उसके बाद आता है भाग 19, पार्ट 19। भाग 19 में क्या होगा, देखिए भाग 19 में क्या किया गया, जैसे हमारे देश में बहुत सारे संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक, और राज्य हैं, तो उनको भी विशेष दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति जवाबदेह ना हो। अब पता चला राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति अपने यहाँ कहा जाता है कि रबर स्टैंप है। रबर स्टैंप का मतलब क्या है कि वो वही काम करेगा जो मंत्रिमंडल उससे कहेगा, मंत्रिमंडल के अनुसार उसको काम करना है। तो अगर मंत्रिमंडल के अनुसार उसको काम करना है तो मंत्रिमंडल उससे कोई भी काम करवा सकती है। अब राष्ट्रपति ने कर दिया, उसके बाद जब राष्ट्रपति क्या हुए, अपने पद से रिटायर हुए, कहीं और चले गए, तो उनके ऊपर क्या हुआ, उस गलत कृत्य के लिए जो उन्होंने कर दिया था मंत्रिमंडल के कहने पे, उनको सज़ा दे दी गई। तो ये हो गया कि इनको इससे बचाना है, मतलब ऐसे प्रावधान करने हैं कि अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई काम करता है जो कि उसका दायित्व है ऑफिशियल, ऑफिस से रिलेटेड कोई काम करता है या आधिकारिक काम करता है, तो उसके लिए उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी। अगर उसके लिए उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि वो सेफली अपना काम कर सकेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। तो इसीलिए ऐसे कई सारे प्रावधान यहाँ पर रखा गया, कहाँ पर, भाग 19 में। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, कई सारे प्रावधान है, इसीलिए इसको बोला गया मिसलेनियस, यानी प्रकीर्ण, मिससेलेनियस। मिससेलेनियस है। तो मिसलेनियस में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक राष्ट्रपति का हो गया, एक राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस हो गया, एक सबको मतलब राज्यपाल के लिए हो गया, तो सबको अलग अलग प्रावधान करके सबको सुरक्षा दी गई है। तो ये कौन सा है, भाग 19, ठीक है। अब देखिए, अब आता है भाग 20, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, भाग 20, पार्ट 20। ये क्या है, अब देखिए, कहा जाता है कि भारत का संविधान एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी गतिशील संविधान है, और कहा जाता है जीवंत संविधान है, जीवंत, लिविंग एंटिटी है, लिविंग। अब जीवंत और गतिशील का क्या मतलब है, जीवंत का मतलब है जीवित कौन होता है, जो मूव करता है, जो मतलब सांस लेगा, मूव करेगा, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अगर कहा जाता है कि जीवंत संविधान है, तो इसका मतलब संविधान में भी क्या होनी चाहिए, डायनेमिज्म होना चाहिए, मतलब संविधान में गतिशीलता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि समय के साथ संविधान में चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, और परिवर्तनशील समाज में अगर
संविधान में परिवर्तन नहीं होगा तो संविधान बेकार हो जाएगा, संविधान का उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो संविधान में संशोधन होना आवश्यक है। भारत के संविधान में ऐसी डायनेमिज्म है, मतलब भारत के संविधान में ऐसी गतिशीलता है, मतलब भारत के संविधान को संशोधित किया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है भाग 20 में। ठीक है, तो पार्ट 20 में लिखा है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है ये लिखा है आपके भाग 20 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, हाँ, जो प्रकीर्ण में है ना, इसके पहले था आपात उपबंध। जो आपात उपबंध था वो शायद आर्टिकल हम लोगों ने मिस कर दिया है। तो आर्टिकल आपात उपबंध का है 352 से लेके 360। आपात उपबंध का आर्टिकल है 352 से लेके 360। उसके बाद प्रकीर्ण में है आपके आर्टिकल 361 से 367, 352 से 360, 361 से 367। उसके बाद आपका आता है 367 के बाद संविधान संशोधन एक ही आर्टिकल में है, वो है 368। तो ये भी पूछता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। 368 नंबर आर्टिकल या अनुच्छेद में संविधान संशोधन के विषय में लिखा गया है कि कैसे संविधान संशोधन होगा। ठीक, उसके बाद 2 भाग और बचे हैं, इसको हम लोग जल्दी से निपटा लेंगे, फिर आज की क्लास हमारी संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, भाग 21 और भाग 22, पार्ट 21 एंड पार्ट 22। ठीक है, पार्ट 21 क्या है? उसका टाइटल है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध, ठीक है। अस्थायी टेम्पोरेरी, संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल एंड विशेष स्पेशल उपबंध प्रोविजंस। मतलब क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। अब इसमें क्या होगा, पहली बात तो यह है कि इसका टाइटल ही लिखा क्या, अस्थायी टेम्पोरेरी। मतलब जो भी आर्टिकल इसमें लिखा है वो अस्थायी है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। संक्रमणकालीन, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिशनल है, उसमें चेंज होता रहेगा। उसके बाद क्या है, स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधान। अब इसी में आपने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 370 यानी जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार। 371 ए बी सी डी, ये सारे किस में आएंगे, विशेष उपबंध। किसके लिए, राज्यों के लिए। तो जैसे 370 में था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, 371 ऐसे है, 371 ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें क्या किया गया, अलग अलग राज्यों को के लिए विशेष उपबंध किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया है। किसमें पार्ट 21 या भाग 21 में। ठीक, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो इसमें आर्टिकल 368 पे ख़त्म हुआ था, तो ये आएगा 369 से लेकर 391 तक, 392 तक, 369 से लेके 392 तक है आपका भाग 21। और लास्ट बचा है आपका क्या, भाग 22। ये है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन संक्षिप्त नेम, शॉर्ट टाइटल्स, प्रारंभ कमेंसमेंट,
हिंदी में प्राधिकृत पाठ, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। इन हिंदी। एंड लास्ट है निरसन, मतलब रिपील्ड। ठीक है, ये हो गया कि आपका भाग 22। इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, मतलब चीज़ों को एब्रीविएशन पढ़ा होगा, जैसे लिखा है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो यहाँ कैग लिख दिया, संक्षिप्त नाम। उसके बाद प्रारंभ, यानी कि संविधान का प्रारंभ कब से हुआ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कोई चीज़ अगर इंग्लिश में लिखी है तो उसको ये बाद में जोड़ा गया हिंदी में प्राधिकृत पाठ। इसका ये इसलिए जोड़ा गया था कि कोई चीज़ अगर इंग्लिश में लिखी है तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाएगा, और हिंदी में उसका वही मतलब होगा जो इंग्लिश में होगा, और हिंदी वाले को भी उतनी वैल्यू दी जाएगी जितना इंग्लिश वाले को दिया जाएगा। यूपीएससी के पेपर की तरह नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, हिंदी वाला भी सही माना जाएगा। और हिंदी वाला सही अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो राष्ट्रपति उस मुद्दे को देखेगा, उसके बाद बताएगा कि हाँ हिंदी में ये क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिपील, और कैसे चीज़ों को हटाई जाती है, निरसन किया जाता है, जैसे आपने भाग 7 किया, भाग 9 किया था। इस तरह से क्या हो गया, आपका 22 भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है, आशा है आपको ये सारे भाग याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए होंगे तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करें आपको क्लास कैसी लगी, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको कमेंट करें। उसके बाद हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।